जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। अगर मैं आपको कहूं कि नीट 2024 के माध्यम से आपको एज अ अनरिजर्व्ड या ओबीसी कैंडिडेट मात्र 400 टू 450 स्कोर करने पर गवर्नमेंट की एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, या अगर आप एसटी एससी हैं और 150 टू 200 250 250 ओनली 250 स्कोर करने पर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? तो ज़्यादातर लोगों को इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं होगा। ये वीडियो अन्य दूसरे वीडियोस के कंपेयर में थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। हम कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, इस सीट को भी पाने के लिए आपको कम से कम इतना स्कोर करना होगा। नाउ आप सबको पता है कि 5 मई को नीट का पेपर है, नीट का एग्ज़ाम है, और उसमें तकरीबन 2 मंथ बचे हैं। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि अगर ये वीडियो आप लेट से देख रहे हैं तो थोड़ा कम समय बचा हो। तो अब नीट के एग्ज़ाम के बाद के 2 मंथ जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो तकरीबन 2 से ढाई महीने लगते हैं। रिज़ल्ट आपका 14 जून को आएगा नीट 2024 का, और उसके बाद 2 महीने का जो टाइम रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि उसको आप एक हॉलीडे की तरह बिताएं, छुट्टियों की तरह बिताएं, मतलब कंप्लीटली फ्री माइंड, किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो और आप उसको पूरी तरह से एंजॉय कर सकें, तो डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि 14 जून को आपके रिज़ल्ट कैसे आने वाले हैं। दैट मीन्स कि रिज़ल्ट डे में आपके पास इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और या तो उसका आंसर येस होगा या तो सिंपली उसका आंसर नो होगा। अब आप बताइए आप किस की तैयारी कर रहे हैं। 100% लोग ये आंसर देना चाहते हैं, ये आंसर कोई नहीं देना चाहता, लेकिन क्या आप एग्जैक्टली इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप 14 जून के दिन जब नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो और आपसे पूछा जाए कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो इनके बीच का कोई मैटर ही नहीं होता है। ठीक है, इसके बीच की कोई बात नहीं होती है। आगे हम लोग अगर देखें तो एक सिंपल सा मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ। वैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस होता है, फैकल्टी, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों को लेकर। जो एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ऑन एन एवरेज पर ईयर यहाँ की फ़ीस होती है 50,000, और टोटल 4.5 साल का, 4 साल का और 6 मंथ का, 4.6 लिख रहा हूँ मैं, 4 ईयर एंड 6 मंथ का टोटल फीस आपको पड़ने वाला है 2,25,000 रुपये। वो भी एक साथ आपको नहीं देना है, एनुअली देना है। ये छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस है। और अगर आप और अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्ट हो जाते हैं ऑल इंडिया लेवल के, लाइक एम्स वगैरह, तो वहाँ पे फ़ीस आपको और भी कम लगने वाली है। लेकिन अगर इसी तरह से हम यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो ऑन एंड एवरेज यहाँ पे पर ईयर आपको 12 से 15 लाख रुपये लगते हैं। देखिए डिफरेंस देखिएगा, 50,000 का डिफरेंस और 12 से 15 लाख रुपये का डिफरेंस, और टोटल जो आपका पैकेज हो जाएगा 60 लाख प्लस का ही जाएगा। 5 साल का जो 4.5 साल का जो पैकेज रहेगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ये तो कितना डिफरेंस है आप देखिए। क्यों मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट 2 मंथ, मतलब अभी से अगले 2 महीने आप मेहनत करते हैं और आपका जो स्कोर है इस तरफ से इस तरफ आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने या अपने पेरेंट्स के, है ना, 55 लाख रुपए बचा रहे हैं। बेटा डॉक्टर बन भी जाओगे ना तो इमीडिएटली एमबीबीएस करने के बाद आपको कोई इतना बड़ा पैकेज नहीं देगा। एनुअल पैकेज 12 लाख, गवर्नमेंट में जो बॉन्ड होता है 2 ईयर का ना, उसकी जो सैलरी होती है 60,000 पर मंथ के आसपास होती है। तो आप पूरे ईयर का कैलकुलेट कर लीजिए, आप सभी लोग होशियार हैं। तो उस तरीके से इतने अमाउंट को रिकवर करने के लिए, जो 55-60 लाख रुपये आप फंसा रहे हो, उसको रिकवर करने के लिए आपको कितने साल लगेंगे, है ना। 60,000 की सैलरी होगी तो 7,20,000 रुपये आपको एनुअली मिलेगा। खर्चे भी तो होंगे ना आपके, तो आपको अगले 6 से 7 साल कम से कम लग जाएंगे ये अमाउंट जो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए खर्च करेंगे उसको रिकवर करने में। पहली चीज़, ठीक है। 2 महीने, नेक्स्ट 2 मंथ, तो हम लोग आ जाते हैं मेन जो ये मुद्दा है कि अगले 2 महीने आप अपने प्रिपरेशन को, अपने प्लानिंग को कुछ इस तरीके से करिए कि आपको मिनिमम स्कोर जो है कम से कम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल जाए। और मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट या ऐसा कोई मंत्र नहीं डिस्कस करने वाला हूँ कि जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप 2 महीने में, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि करना तो पड़ेगा, करना होगा डेफिनेटली, और आपको ही करना होगा, आपकी जगह कोई और बैठ के नहीं कर लेगा। ज़्यादातर लोग इन तरीकों के खोज में लगे रहते हैं कि कोई ऐसा तरीका बता दे कि कुछ ना करना पड़े और सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और किसी का आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि जिसने कोई मेहनत नहीं की हो, खुद कुछ न किया हो और उसका नीट में सिलेक्शन हो गया, है ना। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है।
तो नेक्स्ट 2 मंथ ऑलमोस्ट आप सभी लोगों का, आई होप सो कि अगर आप ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट हैं या 12th में हैं जो नीट 2024 में अपीयर होने वाले हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस जो है इंस्टीट्यूट लेवल पे कंप्लीट हो गया होगा या कुछ जगह पे होने वाला होगा, तो ये कुछ दिनों में हो जाएगा। तो अगले 2 मंथ के लिए ना अभी पहले आप नेक्स्ट 45 डेज़ का प्लानिंग कर लो। नेक्स्ट 45 डेज़ के इसलिए बोल रहा हूँ कि 15 दिन को 15 डेज़ को आप रिजर्व में रखिए। उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे कि अगले 15 डेज़ में नेक्स्ट जब एग्ज़ाम आपके 10 से 15 दिन बचे होंगे तो उस समय आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो एक प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए, एक प्रॉपर इस दौरान आपको करना क्या है बेसिकली, है ना, जो आप अपने प्लानिंग में देखिए, आपके अपने भी तरीके होंगे, कुछ हम अपने तरीके बता रहे हैं, जो आपको सूटेबल लगे और जिसका जो आउटपुट मैक्सिमम आपको मिलता हो उसको फॉलो करिएगा। 100% किसी को फॉलो करने के आप उसके जैसे नहीं बन जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके पास भी अपने तरीके होंगे, जिस मेथड से आप पूरे साल भर पढ़ रहे हैं वो मेथड प्लस ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें से कुछ तरीके आपको सूटेबल लगेंगे, अच्छे लगेंगे, जिसका आउटपुट आपको अच्छा मिले, तो उसको फॉलो करिएगा। तो करना क्या है, आपको मस्ट है एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, स्पेशली जो लेटेस्ट ईयर के हैं, मतलब 2014, 15, 16 के बाद, या इवन आप पुराने क्वेश्चन बना रहे हैं, तो होता क्या है, जो पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन हैं 2001 के, 2002, 3, 4, तो वो सारे टॉपिक अभी सिलेबस से हट चुके हैं। तो मे बी पॉसिबल कि आपके इंस्टीट्यूट में वो नहीं पढ़ाया गया हो और आपसे वो क्वेश्चन ना बने, तो इसको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट जो क्वेश्चन है 2019, 20, 21, 22, 23 अभी के, ये आपसे मस्ट बनने ही चाहिए। दैट्स इट। वो लेटेस्ट सिलेबस है तो आपसे बनेगा ही बनेगा। तो एनसीईआरटी को पढ़ना है, पैरेलली आपको पीवाईक्यू मस्ट है, बनाना है तीनों सब्जेक्ट में। इसको छोड़ के आप एग्जाम देने मत जाइएगा किसी भी कंडीशन में। आप पूरे पीवाईक्यू बना लीजिए, एटलीस्ट जो लेटेस्ट मैं कह रहा हूँ उसको तो बना ही लीजिए। साथ ही साथ में आपको रिलेटेड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी जो बेस्ड क्वेश्चन है, जिस बुक से आपने साल भर प्रैक्टिस किया हुआ है, जिससे आप कर रहे हैं, उससे प्रैक्टिस भी करते रहना है। साथ ही साथ में आपको अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी का मैंने बताया कि एक प्रॉपर प्लान बनाइए कि किस तरीके से आप रिवाइज करने वाले हैं, और न सिर्फ प्लान बनाइए बेटा, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। हम में से कई सारे लोग होते हैं ऐसा कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी बना लेते हैं लेकिन उसका परसेंटेज एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो कोशिश करिए कि 100% अगर आप अचीव नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी उस केस में आप, है ना, 90, 95%, 80% उसको अचीव कर पाएँ। या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा कंफर्टेबल प्लान बनाओ जिसको आप उसको फॉलो कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रेटजी होता है ना कि भाई आप अपने लिए एक मिनिमम मार्क्स डिसाइड करो। जैसे कि मैंने कुछ पिछले वीडियोस में बताया था कि भाई इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, प्लस माइनस डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आप एक मिनिमम मार्क्स डिसाइड कर लो। 2 महीने बहुत होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 2 महीने में प्रिपरेशन की जा सकती है, सिलेक्शन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 720 में आप 720 नंबर उठा के ले आएंगे 2 महीने, साल भर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, लेकिन हाँ 2 महीने में आप इतने मार्क्स जरूर ला सकते हैं कि आपको एक MBBS की गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। तो सबसे पहले ना आप एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया बनाओ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया, दैट मीन्स कि अगर अब यार अलग अलग लोग हैं, कोई ST है, कोई SC है, कोई OBC है, कोई अनरिजर्व कैटेगरी से कर रहा है, कोई EWS से कर रहा है, तो उसके बेसिस पे सबका अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक 580 मार्क्स का क्राइटेरिया ले लेता हूँ। अब मुझे ये डिवाइड करना है कि इस 580 नंबर को अचीव करने के लिए पर सब्जेक्ट मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे। हो सकता है कि मेरा बायोलॉजी स्ट्रांग हो सकता है कि मेरा फिजिक्स स्ट्रांग हो, या मे बी पॉसिबल कि केमिस्ट्री स्ट्रांग हो। तो ये आपको ही पता होगा ना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, वीक है। तो उसके बेसिस पे इस क्राइटेरिया को, इस बाउंड्री लाइन को पार करने के लिए आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना होगा, इस पर ध्यान देना है। अब देखिए, कुछ तरीके होते हैं। मैंने कहा एक तरीका ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो नीट के स्टूडेंट होते हैं, मैंने कहा ज़्यादातर, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनको फिजिक्स थोड़ा सा टफ लगता है, तो उसको भी आप सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, पूरे फिजिक्स को आप, है ना, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एक सिंपलीफाइड कर लीजिए। थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, इन सब चीज़ों को करने में आपको हार्डली आधे घंटे से 1 घंटे समय लगेगा, लेकिन इससे आपका पूरे 1.5 महीने या 2 महीने का एक प्लान प्रिपेयर हो जाएगा, और उसी प्लान के बेसिस पे आप कंप्लीट रिवीजन भी कर पाएंगे। तो फिजिक्स को एक होता है कि यार जो चैप्टर आपसे बनते हैं या जो टॉपिक आपसे बनते हैं, दूसरा बन सकता है, उसको देखने से आपको लगता है कि हाँ अगर मैं थोड़ा सा टाइम इसमें दूं तो ये बन सकता है। और तीसरी कैटेगरी होती है कि भाई साहब ये बिल्कुल नहीं बनता है, अभी फ़िलहाल तो ये नहीं बनता है। तो पहले रिवीजन और क्या कहना चाहिए, बनाने की कोशिश करें कि इसको जो बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स सब्जेक्ट में उस टॉपिक को पहले फोकस करिए, जो आपसे बनते हैं उसको रिवाइज करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, देन आप अटेम्प्ट करिए जो बन सकता है, थोड़ा समय देने के बाद, थोड़ा टाइम देने के बाद जो बन सकता है, और कोशिश करिए कि इसको आप जल्दी से कंप्लीट करें ताकि कुछ वो चैप्टर भी आप टच कर सकें
जो अभी फ़िलहाल आपसे नहीं बनते। हालांकि जब एग्ज़ाम 1.5-2 महीने बचा होता है तो हम बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करते कि कुछ नया टच करें, कोई नई बुक आप छुएं, कोई मतलब नहीं है। साल भर आपने जिससे पढ़ा हुआ है उससे ही रिवाइज़ करो तो ज़्यादा बेटर होता है। सेम यही चीज़ अगर केमिस्ट्री को आप डिवाइड करो ईजी, मीडियम या टफ में, देखो ये मैंने अपने तरीके से करा हुआ है। हो सकता है कि अब मुझे जो टॉपिक ईजी लगते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो ईजी हो, आसान हो। तो ये हर स्टूडेंट पे वैरी करता है, हर स्टूडेंट का अपना अपना इजी, टफ, मीडियम क्राइटेरिया होता है। तो आप उसको देख लीजिए, जो आपको इजी लगता है उसे पहले करिए, मीडियम वाला है उसके बाद रिवाइज करिए, एंड देन जो आपको टफ लग रहा है, जो टाइम टेकिंग है, जिसको समझने में आपको ज़्यादा समय लगने वाला है, उसको आप लास्ट में करिए। राइट, आप इसी चक्कर में पहले पढ़ेंगे, जो नहीं बनता है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो टफ लगता है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चला जो आपसे हो सकता था वो आपसे नहीं होगा। अब पूरे साल भर का या 2 साल का समय नहीं बचा है नीट 2024 के लिए, गिन के कुछ दिन बचे हुए हैं, काउंटिंग डेज बचे हुए हैं। आपको उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है ताकि आपका आउटपुट जो है अधिकतम रहे, आप स्कोर कर सकें। बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर छोड़ने की मैं सलाह नहीं देता, इसको भी आप अपने तरीके से यूनिट वाइज डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करके आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चैप्टर को कुछ जो छोटे चैप्टर्स हैं, है ना, कुछ मीडियम चैप्टर्स हैं और कुछ बड़े चैप्टर्स हैं, उसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको बायोलॉजी में कंप्लीट करना चाहिए, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो अभी रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो पैरेलली आप शॉर्ट नोट्स भी लेना चालू करें। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, दैट मीन्स कि आपको इसमें पूरा डिटेल नहीं लिखना है, बुक नहीं छापनी है, आपको कुछ वो चीज़ें लिखना है जिसे आप जनरली भूल जाते हैं, तो उसको अपने नोट्स में मेंशन रखिए, और उसको भी रेगुलर 10 मिनट 15 मिनट में, एक सप्ताह में आपने कुछ नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो उसको आप 10-15 मिनट में रिवाइज कर सकें। एग्ज़ाम के आखिरी समय में जब आपके पास 2 या 4 दिन बचे होते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उस टाइम पे ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, दूसरे का बनाया हुआ नहीं, आजकल इंटरनेट पे ज़माना है ना, इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ये सब यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे PDF ये सब तैर रहे हैं हवा में, तो इसको नहीं करना बेटा, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं अगर आपको नोट्स बना के सेंड कर दूं और कहूं कि इसको रिवाइज कर लो, आपका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चीज़ें आपको वही याद होंगी जिस पे आपने खुद मेहनत किया हुआ है, आपके मेहनत से बनाया हुआ है। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो अपने नोट्स से या NCERT की बुक से, तो उस समय ना आप शॉर्ट नोट्स ले लें, उससे कुछ भी फार्मूले हो सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन का नाम हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हो सकता है, या बायो में कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है, किसी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है जिसे यूजुअली आप भूल जाते हैं। तो उस पर आप फोकस करिए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए और डेटा को जरूर मेंशन करिए उसमें, और उसको बार बार देखिए। जब भी आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, आपके पास थोड़ा सा समय है, आपने ब्रेक लिया है, तो जस्ट आप उसको पलट के देखते रहेंगे, तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। नाउ अगले पार्ट पे आ जाते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट एक रोल होता है टेस्ट का, क्या करना है, कैसे करना है। तो कितनी भी आपने प्रैक्टिस कर ली है, कितना भी आपने रिवीजन कर लिया है, कितना भी आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, ये इनकम्प्लीट है विदाउट गिविंग टेस्ट। कितना टेस्ट देना चाहिए, कब देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए। देखिए NCERT बेस्ड टेस्ट कहीं भी हो रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो रहा है, अच्छा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मिनिमम कंडीशन में कम से कम वीकली आप एक टेस्ट जरूर दें, ये मिनिमम है ना। 0 नहीं करना है कि 2 वीक में एक टेस्ट दूं क्या। प्लस ये टेस्ट अब जो है ना मेजर टेस्ट होना चाहिए, दैट मीन्स कि आपका फुल सिलेबस वाला होना चाहिए। देखो फुल सिलेबस वाला होना चाहिए। फिर आप बोलोगे नहीं सर हम तो प्रिपरेशन यूनिट वाइज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो बेटा उसके लिए आप घर में टेस्ट जैसा माहौल बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपको करना ही होगा। आप हमेशा दूसरों के सपोर्ट के चक्कर में रहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट हमारा टेस्ट लेगा तभी हम करेंगे, ये इंस्टीट्यूट यूनिट वाइज लेगा तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी और सेल्फ खुद से कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। आप डिपेंडेंसी कम करिए। तो ये जो मेजर टेस्ट है कम से कम वीकली इंस्टीट्यूट लेवल पे आप एक दें, एक से ज़्यादा हो जाता है तो 2 दे सकते हैं, मतलब एक संडे को दे सकते हैं आप, एक वेंसडे या थर्सडे को दे सकते हैं। ये प्रॉपर एग्ज़ाम के माहौल में, एग्ज़ाम के तरीके से होता है और उसी तरीके से आप दें, अटेम्प्ट करें, अपने आप को एग्ज़ाम के माहौल में ढालने की कोशिश करें। बिल्कुल यही समझ के टेस्ट दें कि आज 5 मई है और ये मेरा फाइनल टेस्ट है, उसको फाइनल तरीके से मुझे अटेम्प्ट करना है। जो कमियां आपको उसमें नज़र आती हैं उसको घर जाके तुरंत दूर करें। दूसरा तरीका होता है होम प्रैक्टिस का, मैंने बताया। तो NCERT बेस्ड बहुत सारे पेपर्स, PDFs बहुत सारे अवेलेबल हैं, इससे आप करिए प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट जो है ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ NCERT जा रहा है या रिलेवेंट नहीं है। इरेलेवेंट कंटेंट की प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप होम प्रैक्टिस भी ना सब्जेक्ट वाइज और
चैप्टर वाइज ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए, होम प्रैक्टिस में आप चैप्टर वाइज करिए। लेकिन जब कभी भी आप इंस्टीट्यूशनल टेस्ट देने जा रहे हैं तो अब आप मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करिए और कोशिश करिए इस यहाँ पे एक चीज़ को कि टेस्ट का जो टाइमिंग है या प्रैक्टिस की जो आपकी टाइमिंग है 2 to 5 PM हो। ये आपके एग्ज़ाम का टाइम होने वाला है 2 से 5 PM। यहाँ पे आप ना थ्योरी या रिवीजन पार्ट को मत रखिए। डेली अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा कि दिन के किसी भी समय 24 घंटे में किसी भी समय जो आपके लिए सूटेबल है आप पढ़ाई करिए। लेकिन 2 से 5 का जो टाइमिंग है, 2 to 5 का जो टाइमिंग है डेली, इस टाइम पे ना आप प्रैक्टिस के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे बायोलॉजी, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, ऐसा कर सकते हैं या जैसा भी आपको सूटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो टाइमिंग है, टेस्ट का टाइमिंग यही रखिए, होम प्रैक्टिस का भी टाइमिंग यही रखिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो ब्रेन है ये अडॉप्ट होगा, अनुकूलित होगा, बिल्कुल उस समय पे एक्टिव रहेगा, ताकि आप एग्ज़ाम देने के लिए जब 5 मई को जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका दिमाग क्वेश्चन सॉल्व करने की मेंटेलिटी से जाए कि ये तो टाइम है मेरा क्वेश्चन बनाने का, तो वो आपसे बनेगा ही बनेगा, आपको प्लस बेनिफिट इसका मिलना ही मिलना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फंडेज हैं, फार्मूले हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अलग अलग लोगों से आप लोग सजेशन लेते रहते हैं। देखिए, अपना एक तरीका होता है आप जिसको फॉलो करते आ रहे हैं वो, प्लस जहाँ से आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं बिल्कुल आप उसको अडॉप्ट करिए, बिना ये सोचे समझे कि किसने दिया, क्यों दिया, ये मैटर नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि इनका मेथड अच्छा है तो आप उस तरीके को अडॉप्ट करिए और अपने प्रिपरेशन को लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा रखिए कि डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि जब आपसे पूछा जाएगा 14 जून को, ठीक है, तो आप इसका आंसर, ठीक है, दे सकें। उससे पहले भी आया था, आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस आई एम सेलेक्टेड। और उसके बाद के जो काउंसलिंग के लिए जो टाइम रहता है, जो समय है ना, रिजल्ट आने के बाद, है ना, ये आप पूरी तरह से हॉलीडे में बिता सकें। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, 14 जून को अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, नहीं आया, तो आपको क्या करना होगा, इस टाइम पे आप फ्री माइंड नहीं रहेंगे, टेंशन रहेगा कि अगले साल कहाँ कोचिंग ज्वाइन करूँ, किस टीचर के पास ज्वाइन करूँ, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ, कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ, कहाँ मुझे हॉस्टल लेना है, PG लेना है, फिर वही खाना, फिर वही टिफिन, फिर वही मेस। जय श्री राम।